दोस्तों, अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति से कभी पूछेंगे कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर कौन सा है, तो ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि सांप, कॉकरोच, मौत, भूत, भगवान, शक्तिमान वगैरह वगैरह। जो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है और ये सारी ही चीजें अपनी अपनी जगह जायज भी है। क्योंकि भाई, पाप करने के बाद भगवान से कौन नहीं डरता, और कौन ही ऐसा होगा जो भूत के साथ कंचे खेलना चाहेगा। मुझे तो इमेजिन करके भी हंसी आ रही है। लेकिन अगर आप किसी स्पेस एंथुजियास्ट या फिर किसी स्पेस साइंटिस्ट से ये सवाल पूछेंगे कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो बिना एक भी पल सोचे उनमें से 90% लोग यही कहेंगे कि उनका सबसे बड़ा डर एक एस्ट्रॉयड होता है। और यार, हो भी क्यों ना, जानवरों को काबू में करने के लिए दवाइयाँ आती है, शक्तिमान एग्जिस्ट नहीं करता और बाकी फैक्ट्स को लेकर सबका अपना अपना विश्वास होता है। लेकिन एस्ट्रॉयड एक ऐसी चीज है जिसे कोई कभी भी अवॉइड नहीं कर सकता। अगर कोई 100 किलोमीटर का एस्ट्रॉयड धरती की ओर अपना रुख मोड़ लेगा, तो ब्रह्मांड की कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो उसे धरती से टकराने से रोक सकेगी। और इसीलिए हमें एस्ट्रॉयड से डर लगता है। अब दोस्तों, हमारी धरती तो इतनी बड़ी है कि जिस वजह से इस असीमित ग्रह को मिटाने के लिए किसी अच्छे खासे उल्का पिंड को ही प्रकट होकर अपना कहर बरसाना होगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस में अपनी ड्यूटी कर रहे स्पेसक्राफ्ट्स की, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह वगैरह, तो एस्ट्रॉइड से थोड़े निचले स्तर के ऑब्जेक्ट्स यानी कि मीटियोरॉइड्स ही अपने आप में कभी कभी इतने काबिल निकल जाते हैं कि वो ऐसे छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट्स को तहस नहस कर डालते हैं। और ऐसा ही कुछ अभी हाल ही में देखने को मिला अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सबसे वैल्यूएबल एसेट यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से अभी हफ्ते 10 दिनों पहले एक मीटियोरॉइड टकराया था, वो भी सीधा स्पेस टेलीस्कोप के मिरर पर, जहां पर असलियत में सारी तस्वीरें आती है। सोचिए, तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में मौजूद एक मीटियोरॉइड हमारे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऐसे नाजुक हिस्से पर जब जाकर टकराया होगा तो उसका क्या ही हुआ होगा। क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ठीक है या फिर हमारी सारी उम्मीदें खत्म होने वाली है? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ घटी इस अनहोनी घटना के बारे में। दोस्तों, हमारे अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इनिशियली साल 1996 में बनाना शुरू किया गया था, जिसके बजट को लेकर यह एक्सपेक्ट किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाने की लागत $500 मिलियन या करीब 3,500 करोड़ रुपए ही आएगी। और 9 से 10 साल में पूरी तरह तैयार होने के बाद इसे साल 2007 में इंसानों की सेवा के लिए अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसा सोचा जाता है वैसा होता कहाँ है, जिस वजह से ना सिर्फ बीच की अड़चनों की वजह से समय के मामले में इसकी लॉन्च में देरी आई, बल्कि इसे बनाने की अमाउंट एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा निकल रही थी, जिस वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण भी इसे नहीं बनाया जा पा रहा था। काम बीच में अटकता रहा और डीले इतने ज्यादा हो गई थी कि जिस स्पेस टेलीस्कोप को $500 मिलियन के बजट पर साल 2007 में लॉन्च करना था, उस पर $10 बिलियन लग गए, जिसको जुटा पाने में नासा के भी पसीने छूट गए। और यही कारण था कि एक्सपेक्टेड डेट के 14 साल बाद यानी कि 25 दिसंबर साल 2021 के दिन इसे लॉन्च किया गया। अब दोस्तों, अगर नासा जैसी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ा, तो हम और आप तो ऐसी दिक्कतों का सामना करते ही है, जिस वजह से हमें भी फाइनेंस में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जानना चाहिए जिससे हम अपने आप को आर्थिक मामलों में स्टेबल कर सके। और चाहे अमेरिका की सैर हो या स्टार्टअप का सपना, हम सब स्टेबिलिटी से अपने सारे ड्रीम फुलफिल कर पाएं। और फाइनेंस को मैनेज करने के लिए द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन और रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स पूरी दुनिया में बहुत जानी जाती है, जिसको पढ़ने से वॉरेन बफेट जैसे लोग भी आज वहां पर है जिस जगह पर होने के आप सपने देखते हैं। फाइनेंस की जर्नी को स्टेबल बनाने के लिए अगर आप इन तीनों बुक्स को खरीदेंगे तो आपका टाइम तो जाएगा ही, साथ ही साथ 400 रुपए भी बड़े आराम से लग जाएंगे।
अब मैं तो कहूंगा कि इससे अच्छा है कि आप इन बुक्स की ऑडियो बुक समरी कुकू एफएम ऐप पर सुन ले, जो आपका टाइम भी बचाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे पैसे भी। विद ओवर 4.5 प्लस रेटिंग इन प्ले स्टोर एंड 4000 प्लस ऑडियो सोर्स लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट, कुकू एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम में आप इन सभी की बुक समरी सुन सकते हो इजीली, वो भी हिंदी में। अब यूं तो इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन का प्राइस 399 रुपए है, पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करते हैं और ATV हमारे इस कूपन कोड का यूज करते हो तो ये आपको 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा, यानी कि 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए में मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए क्योंकि यह ऑफर सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही वैलिड है। अब दोस्तों $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि इसको किसी बच्चे की तरह संभाल कर रखा जाएगा। लेकिन चाहे किसी बच्चे को कितना ही संभाल कर क्यों ना रखा जाए, कभी न कभी उसे चोट तो जरूर लग जाती है। और ऐसा ही कुछ JWST के साथ भी हुआ, जब अंतरिक्ष में अपनी यात्रा के बीच इसने एक ऐसे मीटियोराइट से टक्कर खाई जिसके साइज को लेकर खुद नासा ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस टक्कर को लेकर सबसे बुरी चीज ये थी कि यह कोलिजन ठीक उसी जगह देखने को मिला जहां पर JWST के शीशे या मिरर्स मौजूद है, यानी कि जो चीज JWST में तस्वीर खींचने के लिए जिम्मेदार है, वहीं पर उसने एक ऐसी चोट खाई जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अब यार, चाहे सस्ती से सस्ती सैटेलाइट हो या फिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले हर एक चीज के लिए ये बात प्रिज्यूम की जाती है कि अंतरिक्ष के अंधकार में उसका सामना कई छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से होगा, जिसे स्पेस साइंटिस्ट माइक्रो मीटियोरॉइड के नाम से रेफर करते हैं। ये छोटे छोटे माइक्रो मीटियोरॉइड ब्रह्मांड के हर कोने पर मौजूद होते हैं, जिस वजह से इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि जेम्स वेब का इनसे सामना होगा। और हर स्पेस इक्विपमेंट की तरह जेम्स वेब में भी इन माइक्रो मीटियोरॉइड से बचने के पूरे इंतजामात मौजूद थे। उल्टा सुरक्षा का कुछ ज्यादा ही खासा ध्यान इस प्रोजेक्ट में रखा गया था, यहाँ तक कि भावावेश में जेम्स वेब के ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट मैनेजर ली फिनबर्ग ने तो यह तक बता दिया था कि लॉन्च के बाद से जेम्स वेब ऐसे 4 माइक्रो मीटियोरॉइड स्ट्राइक्स को झेल चुका है, जो एक्सपेक्टेड भी था, और इस वजह से इंतजामों के कारण उनका टेलीस्कोप पर कोई असर भी नहीं पड़ा। लेकिन मई के एंड में हुआ यह टकराव उनकी सोच से काफी बड़ा था, जिस वजह से अपना काम प्रॉपरली शुरू करने से पहले ही जेम्स वेब को एक डिटेक्टेबल डैमेज देखना पड़ा, जिसका असर अभी रिसेंटली कैप्चर किए गए अनरिवील्ड डेटा में देखे जाने की आशंका जताई गई है। अब यार, नासा के ऑफिशियल बयान के हिसाब से तो ये डैमेज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए, और इसका असर हमें खींची गई तस्वीरों में भी दिखेगा भी नहीं। लेकिन जहां एक तरफ डेटा में डैमेज डिटेक्ट करे जाने की खबरें आ रही है, वहीं इस बात का कहे जाना कि हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, दो बड़े ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गए हैं। क्योंकि यार, इस फील्ड को इतने सालों से परस्यू करने के बाद हमें इतना तो समझ में आ ही गया है कि अंतरिक्ष में 0.001% का डिफरेंस भी परिस्थितियां उलट कर रख सकता है, और जेम्स वेब में पड़ने वाला ये जख्म हमारी नॉलेज और रिसर्च पर कितना असर डालेगा, यह तो आगे आने वाले वक्त ही बताएगा। वैसे ली फिनबर्ग ने आगे यह भी कहा है कि इस तरह के माइक्रो मीटियोरॉइड स्ट्राइक्स वैसे तो होंगे ही होंगे, लेकिन इस सच्चाई का एक बुरा पहलू यह भी है कि इन टकरावों से टेलीस्कोप की सर्विस क्वालिटी में हर स्ट्राइक से एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि जितनी ही बार हमारा टेलीस्कोप ऐसे किसी भी घटना का हिस्सेदार बनेगा, उतनी बार उसकी डेटा कैप्चरिंग में एक बुरा असर जरूर पड़ेगा। वैसे यार, जहां अभी तक आज का ये वीडियो बुरी खबरों से भरा हुआ है, वहीं हम जेम्स वेब को लेकर ही आपको कुछ अच्छी खबरें भी बताने वाले हैं। अब पहली तो यह है कि अपने अर्ली स्टेजेस में ही इस तरह के खतरों का पता लग जाने की वजह से नासा ने एक ऐसी स्पेशलाइज्ड टीम ऑफ इंजीनियर्स बनाई है जो आगे सिर्फ इस चीज पर काम करेगी कि कैसे हमारे वैल्यूएबल एसेट को आगे आने वाली ऐसी माइक्रो मीटियोरॉइड स्ट्राइक से बचाया जा सके, जिस वजह से आगे संभावना जताई जा सकती है कि हमें ऐसी और बुरी खबरें शायद इतने बड़े स्तर पर ना देखने को मिले। इसी के साथ दूसरी अच्छी खबर यह है कि इस टकराव की वजह से जेम्स वेब के शेड्यूल में किसी भी तरह की कोई भी डिले या चेंजमेंट देखने को नहीं मिली है, जिसका मतलब कि 12 जुलाई यानी कि जो डेट पहले इसके ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए डिसाइड की गई थी, उसमें किसी भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। और यही वो तारीख होगी जब असलियत में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप साइंस का अपना काम शुरू कर देगा, और 15 जुलाई से हमें हर हाल में उम्दा क्वालिटी की तस्वीरें मिलने
मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब सच पूछो तो यार मुझे इस बात की बड़ी एक्साइटमेंट है कि रियलिटी में अपने ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको जेम्स वेब अपने कैमरे में सबसे पहले कैप्चर करेगा। और अगर आप भी इस खबर को मिस नहीं करना चाहते कि जेम्स वेब ऑपरेशन शुरू करने के बाद किन किन ऑब्जेक्ट्स को सबसे पहले धरती पर ट्रांसमिट करेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तस्वीरों के आते ही आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले इस चीज की भरपूर अपडेट मिल जाएगी। वैसे आपके क्या अनुमान है जेम्स वेब की पहली तस्वीर को लेकर, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और के साथ जरूर शेयर करना। अब यार जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा धरती से सबसे दूर वाले स्टार की खोज की गई है, उस स्टार का नाम क्या है? अभी हमने पिछले ही अपने एक वीडियो में बताया था, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।